नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की गोपनीय मुलाकात को कांग्रेस ने मोदी सरकार का बहुत बड़ा धोखा करार दिया है। विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा तक ने सरकार की पाक नीति को ढुलमुल बताया है। दूसरी ओर सरकार के इस गुपचुप कदम से हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की जिद की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर जमी काई 6 महीने बाद कुछ कमजोर पड़ी है। आज की बड़ी बहस में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान से गुपचुप मुलाकात जरूरी थी? कहीं ये कोई मजबूरी तो नहीं? के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। बैंकॉक मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। बैंकॉक मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। 30 नवंबर को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बीच मुलाकात के महज 8 दिन बाद 6 महीने से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार टूट गया। बैंकॉक में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जंजुआ के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद संयुक्त बयान भी जारी किया गया। कश्मीर से लेकर आतंकवाद, एलओसी और सुरक्षा सहित सभी प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने इस तरह की बातचीत जारी रखने का फैसला किया। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगले हफ्ते पाकिस्तान में हो रही हार्ट ऑफ एशिया की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। लेकिन इस गुपचुप मुलाकात से सियासी पारा गर्म हो गया है। क्या हाफिज सईद के खिलाफ को कार्रवाई की गई? क्या 26/11 का मुकदमा आगे बढ़ा? क्या लखवी को दोबारा से गिरफ्तार किया गया? क्या दाऊद इब्राहिम को आपके हवाले क्या किया गया? तो क्या बदला है सितंबर और दिसंबर 2015 के बीच कि ऊफा में जफ्फी पप्पी डालने के बाद फिर आपने उन पाकिस्तान के साथ कबड्डी खेली? बैंकॉक में भारत पाक एनएसए टॉक का मुद्दा संसद में भी गूंजा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इसे संसद का अपमान तक बता डाला। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज टुमारो गोइंग टू इस्लामाबाद। सर, दिस इज डिसरिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट दैट पार्लियामेंट इज नॉट इन्फॉर्म्ड as to what developments are taking. विरोधी तो विरोधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी इस मसले पर सरकार को खरी खोटी सुनाई। हमारी नीति, सरकार की नीति पाकिस्तान के बारे में स्पष्ट नहीं है। कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी पांव खींचते हैं और एक फ्लिप फ्लॉप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह की फ्लिप फ्लॉप की पॉलिसी चल रही है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत और सुषमा का होने वाला इस्लामाबाद दौरा शिवसेना को भी रास नहीं आ रहा। शिवसेना अपने पुराने स्टैंड पर डटी हुई है। ये बात साफ है, शिवसेना हमेशा पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से रिश्ते रखने में अपना विश्वास नहीं, हमारा नहीं है, क्योंकि बार बार बातचीत होती है। हम झुकते हैं, बार बार हम झुकते हैं, वो नहीं झुकते। विपक्ष ने संसद में विदेश मंत्री के बयान की मांग की तो लगे हाथों भारत पाक क्रिकेट संबंधों का सवाल भी उठ गया। कांग्रेसी सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एनएसए टॉक के बहाने क्रिकेट सीरीज की भी मांग कर डाली। आम भी जा रहे हैं, साड़ियां भी आ रही हैं, इसके अलावा एनएसए भी मिल रहे हैं, तो दोनों क्रिकेट टीमों को नहीं मिलने जा रहे, उनको भी मिलने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? हर ओर से घिरता देख सरकार ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद दौरे से लौटने पर विदेश मंत्री संसद में हर सवाल का जवाब देंगी। नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। ये बात विपक्ष भी अच्छी तरह जानता है और ये बात पूरा देश भी अच्छी तरह जानता है। इसके अलावा कोई अगर वो कोई उठाएंगे तो उसको सदन के अंदर ही हम बताएंगे क्या है। वो धोखा कर रहे हैं इसको। पॉलिसी है, इसीलिए उनको जो है हमारे राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता पर, नेशनल इंटरेस्ट के प्रति हमारे कमिटमेंट पर, नेशनलिस्टिक कमिटमेंट पर शक करने की जरूरत नहीं है। कि वो कह रहे हैं कि महाधोखा ही है जिस तरह से। इसीलिए तो हमने कहा ना कि उन्हें शक करने की जरूरत नहीं है और वो उन्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बहुत जरूरी है, लेकिन अब तक भारत और पाकिस्तान की बातचीत फेल होने की बड़ी वजह हुर्रियत के नेता रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा बातचीत की मेज सजने से पहले हुर्रियत नेताओं से मिलने की जिद करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीसरे देश में गुपचुप तरीके से एनएसए मुलाकात इसी वजह से की गई? बड़ी बहस में आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और इस बड़ी बहस का हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। क्या पाकिस्तान के साथ गुपचुप बातचीत जरूरी थी? आखिर क्या मजबूरी थी कि इस तरह से गुपचुप बातचीत की जाए, वो भी किसी दूसरे देश में? बैंकॉक में ये बातचीत की गई, थाईलैंड में ये बातचीत की गई।
और इसी से जुड़े कुछ और अहम सवाल जो आज इस बहस में हम उठाने जा रहे हैं। क्या मोदी सरकार की पाक नीति ढुलमुल है? खुद यशवंत सिन्हा ये आरोप लगा रहे हैं, जो कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता हैं। बिना सरहद पर हालात बदले पाक से दोस्ती कैसे? ये भी एक अहम सवाल है। क्या बैंकॉक मीट की वजह हुर्रियत को किनारे करना है? और क्या भारत पाक एनएसए बातचीत देश के साथ धोखा है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? सितंबर 2015 और दिसंबर 2015 के बीच आखिर बदला क्या है? क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि पाकिस्तान का रवैया तो बदला नहीं, फिर आपके रुख में ये नरमी आई क्यों? और इस वक्त इस बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। थोड़ी देर में नुसरत अमीन साहब कराची से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं वहां के। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि सांसद हैं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर एसडी मुनी साहब विदेश मामलों के जानकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वीएचपी की तरफ से वीएचपी का रुख रख रहे हैं विजय शंकर जी, स्टूडियो में हैं। राजीव त्यागी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ हम नागपुर का भी रुख करेंगे। सुनील शिंदे शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना का बड़ा कट्टर रुख रहा है इस पूरे मसले को लेकर, वो भी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। लेकिन राजीव त्यागी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बैंकॉक मीट हुई है और जिस तरह से नसीर जंजबो और अजीत डोभाल की यह मुलाकात हुई, एक तस्वीर सामने आई, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें काफी पॉजिटिविटी नजर आती है। अब ये जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये अपमान है, देश के साथ विश्वासघात है, ये कैसे? देखिए समीर साहब, यशवंत सिन्हा साहब जो मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के उनका बयान है, इट विल बी ए डायलॉग ऑफ द डीफ, मतलब कानों को सुनाई नहीं देगा कुछ भी, और बहरे लोगों से आप कहीं ना कहीं डायलॉग करने का काम कर रहे हैं। ये यशवंत सिन्हा साहब का कहना है, वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है। नंबर एक, मैं इस सरकार की कुछ आपको बातें बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 में 26 मई को ओथ ली मोदी साहब ने, उस टाइम नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया जी। खाकरा जलेबी खिलाई गई बकायदा, और बात की गई कि हम लोग बाग एक नई दोस्ती और नए आयाम की तरफ हम बढ़ेंगे। उसके बाद बीच का आप हालात छोड़ दीजिए जो रहा कि हुर्रियत को कभी आप बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी रोकते हैं, कभी गिरफ्तार करते हैं। ऊफा में एक डिक्लेरेशन होता है, ऊफा में डिक्लेरेशन होता है कि उसमें आप के को छोड़ देते हैं, के मतलब कश्मीर को छोड़ देते हैं। उस वक्त भी एक चैनल की डिबेट पे मैंने कहा था कि नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहां से वो बैक ट्रैक करेंगे, यू टर्न लेने का काम करेंगे, और हुआ भी वही। आज जब आप थाईलैंड में बैंकॉक में जाकर के बात करते हैं एनएसए लेवल की, तो कश्मीर इशू आपका फिर दोबारा से उस मीटिंग में आ जाता है, और उसको आप मान लेते हैं। जिस टाइम उफा की मीटिंग हुई थी तब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उसको ऐसे महिमा मंडित किया था कि जैसे हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है और कश्मीर समस्या हमारी सुलझ गई है। मैं ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं से, मित्रों से, अगस्त 2015 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया जी। और ये कहा कि ओआईसी नेशंस जो है इसमें मीडिएशन कर दें, जबकि शिमला समझौते के तहत ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें मीडिएशन हम यूएन की नहीं मान रहे, तो हम लोग बाग और किसी की क्या मानेंगे? तो सरकार का उस मीडिएशन वाले रुख पे क्या रुख है? क्या संसद को आपने कॉन्फिडेंस में लिया? क्या विपक्षी पार्टियों को आपने कॉन्फिडेंस में लिया? गजेंद्र सिंह जी, और आपकी नीति क्या है? इस बात का जवाब आप देंगे, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपने संसद को भरोसे में नहीं लिया, गुपचुप मुलाकात कर ली। दो देश मिल रहे हैं लेकिन चुपके चुपके, आखिर ऐसा क्यों? देखिए इस मुलाकात में से गुपचुप वर्ड जो है, ये मुझे इस पर आपत्ति है। गुपचुप मुलाकात तब होती कि यदि हम इन्हें इस मुलाकात को कहीं भी जो है बाहर नहीं आने दिया होता। नहीं, मुलाकात के बाद डिस्क्लोज किया गया ना, इसलिए सवाल उठ रहे हैं, इसलिए विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि गुपचुप तरीके से आपने सेटिंग कर ली। पिछले समय में जब कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच बात हुई, हमेशा ही पाकिस्तान ने हुर्रियत के लोगों को और ऐसे लोगों को पहले एंटरटेन करने का काम किया था। उसके कारण से इन वार्ताओं में हमेशा जो है बीच में व्यवधान आया, और जिस दिशा में हम आगे बढ़ सकते थे उन दिशाओं में आगे नहीं बढ़ सके, और वातावरण पहले ही कटु हो गया।
इस बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब पेरिस में मिले, हाँ, उसके बाद में उस अनुक्रम में ये जो बैंकॉक की वार्ता हुई, ताकि इसमें मीडिया और साथ ही साथ में जो ये है जो हुर्रियत के नेताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए और सिक्योरिटी नहीं। तो शेखावत जी, ये बीजेपी का ऑफिशियल रुख है ना कि हुर्रियत को सरपास करने के लिए बैंकॉक में मीटिंग की गई, क्योंकि ये ना भारत में पॉसिबल था ना पाकिस्तान में पॉसिबल था। नहीं, पॉसिबल नहीं था ये बात नहीं है। हाँ, मीटिंग के लिए कोई भी स्थान तय हुआ था और उस स्थान को बैंकॉक को स्थान माना गया। इसको इस तरह से देखना और इस चीज का पॉलिटिसाइजेशन करना, मित्रों, हम आप सब ये मानते हैं कि भारत का और पाकिस्तान के बीच में संवाद अंततः करना ही होगा और संवाद हमारा करना आवश्यक भी है। और संवाद, टेररिज्म पे जो हमारा स्टैंड है वो स्टैंड अपनी जगह है। आतंकवाद हम किसी भी हालत में किसी भी अन्य देश के सरजमी से भारत के प्रति आतंकवादी गतिविधियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, पार्टी का भी और सरकार का, दोनों का स्टैंड क्लियर है। लेकिन वार्ता की उपयोगिता को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन शेखावत जी, हमारा रुख भी तो नरम पड़ा है ना। पहले हम कह रहे थे कि आप आतंकवाद बंद कीजिए, जो सरहद पर गोलीबारी चल रही है उसको आप बंद कीजिए, तब हम बातचीत करेंगे। पहले हम कहते थे कि हम कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, आज हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो आखिर हालात में आपको क्या बदलाव नजर आया सितंबर 2015 से लेकर दिसंबर 2015 तक कि आपने ये फैसला कर लिया? अगर अभी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की यदि बात की जाए जी, पिछले 6 महीने जिस तरह से, पिछले 6-8 महीने जिस तरह से गुजरे हैं, हमारी जो डायरेक्टर जनरल बीएसएफ और पाक रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल्स लेवल की मीटिंग जो इस बीच में हुई थी, इन 6 महीने के बीच में जो दिल्ली में हुई थी जी, उस मीटिंग में जिस तरह की वार्ता हुई और जिस तरह के इश्यूज उस मीटिंग में पाकिस्तान के पाक रेंजर्स के डीजी ने दिए, हाँ, और जिस तरह की बात उन्होंने कही, उससे आप चलिए, तो उससे आपको ये लगा कि नहीं हालात में बदलाव आया है, रुख में बदलाव आया है। इस वक्त सुनील शिंदे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं। सुनील शिंदे जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र बीजेपी के नेता शेखावत जी कर रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई दोनों देशों के बीच हालात में बदलाव आया है? अब हमें भी कुछ पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, नेगेटिव बातें बंद कीजिए। शासन कोशिश कर रही है, ये तो बात सही है, हाँ, लेकिन जिस उम्मीद से लोगों ने इस शासन की तरफ देखा है, तो अगर लोगों की उम्मीद अभी पूरी नहीं हो रही। आप तो आपने देखा होगा कि 10-12 दिन पहले भी आईबी ने जितने भी अपने देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी है सबको हाई अलर्ट का इशारा दिया था। तो ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सी निशानी है कि बार बार यहाँ हाई अलर्ट का इशारा दिया जाता है, लोगों को सावध रहने का इशारा दिया जाता है? बातचीत करते रहो, बातचीत करना या उसमें से कोई हल निकलना जी, इसके लिए हम लोग आशावादी है, लेकिन इसमें से कोई अगर आशादायी चित्र हमें दिखाई नहीं देता है, शिवसेना भी आशा कर रही है ना, उम्मीद कर रही है ना कि सब कुछ सही हो जाएगा अगर इसी तरह से हम बातचीत करते रहे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, विजय शंकर जी, आपत्ति क्या है? बातचीत देखो, आखिर कोई विजय शंकर जी, बातचीत आपत्ति क्या है फिर? नहीं, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है राजनयिक बातचीत आज तक जारी रही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार में ने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लिया और एनडीए की सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लिया। इसके बाद भी ये चर्चाओं का दौर चलता रहा है और अभी तक चल रहा है। बशर्ते कि आज सोचने की बात यह है कि हमारी जो चर्चा हो रही है उसमें हम दबाव में हैं कि नहीं है। पहली बात कि अमेरिका कहते हैं कि बीच में मध्यस्थ होना चाहिए, अमेरिका होगा, कौन होगा? पहली बात यह है कि हम किसी भी बाहरी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, एक मुद्दा। दूसरा, जो कश्मीर के अलगाववादी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से हम पाकिस्तान बुला करके उनको सम्मानित करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो भी उपद्रव हो रहा है कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा उसको हम दमन करेंगे, उसको हम नहीं बढ़ने देंगे। अगर इस प्रकार की कोई सहमति बनती है तो मुझे लगता है राजनयिक नहीं, तो आप ये बात मानते हैं ना विजय शंकर जी की जो चुनाव से पहले जो बातें बीजेपी की तरफ से की जाती थी कि वो 1 सर काटें, हम 10 सर ले आए, ये सब बातें फिजूल थी। नहीं, मुझे लगता है समीर भाई वो तो हुआ, वो तो हुआ, 1 सर कटा और 10 सर आए, वो तो आप समीर जी शेखावत जी बोलिए। त्यागी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शेखावत जी, बहुत संक्षेप में कि वो स्टैंड
वो स्टैंड आज भी कायम है। यदि वो एक सिर काटेंगे हम 10 सिर लेके आएंगे। इस स्टैंड में कहीं भी कमी नहीं है। बंदूक का जवाब हम तोप से देंगे, इसमें भी कहीं कमी नहीं है। और ये आपने महसूस भी किया होगा कि माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्रॉस बॉर्डर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज है उनका सटीक जवाब हमारे लोगों ने दिया है। और उसकी साउंड आपको यूएन में भी सुनाई दी होगी, और ये जो डायरेक्टर जनरल लेवल की वार्ता जिसमें मैंने कहा उसमें भी इसकी साउंड सुनाई दी। शेखावत जी, मैं आपको एक डेटा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर साहब। त्यागी जी आप बोल लीजिए, फिर मैं शेखावत जी का जवाब देता हूं। देखिए, कुल मिलाकर के चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी की जो शैली होती है और शिवसेना की जो शैली होती है वो दूसरी होती है। तब 56 इंच का सीना होता है, लाल लाल आंखें होती है चुनाव के समय में, और ये कहा जाता है एक सर के बदले हम 10 सर लेके आएंगे। डीजीबीएसएफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उनका एक बयान मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बयान दिया था कि 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। 900 बार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान कर चुका है। तो मैं पूछना चाहूंगा मेरे मित्रों से कि शहादत सैनिकों की हो रही है। सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट 1971 के बाद 20,000 लोग बाग, हमारे जो जम्मू क्षेत्र के लोग बाग है उनको, गांव के लोगों को हटाया गया है बॉर्डर से, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, पाकिस्तान बम्बार्डमेंट कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हवाई गोलों से पाकिस्तान को जीतना चाहते हैं और पाकिस्तान को देख के कैनवस बनाना चाहते हैं। समझ गया मैं आपकी बात। शेखावत जी, एक आंकड़ा मैं आपको छोटा सा देना चाहूंगा। 2014 की बात करें 583 बार और 2015 में 199 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। यानी सीमा पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2014 में 268 और 2015 में 42 बार अब तक आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं जम्मू कश्मीर के रास्ते। इस डेटा को आप कैसे नकार देंगे? आप कैसे कह रहे हैं कि हालात अब बेहतर हो गए? जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से वो हालात नहीं है। अपने आंकड़ों को, समीर जी आप अपने आंकड़ों को खुद ही एनालाइज करिए कि क्या सुधार नहीं हुआ है। आप 100% ठीक नहीं हुआ है, लेकिन सुधार हुआ है इस बात से इनकार कैसे सुधार हुआ? सुधार नहीं हुआ है। कैसे सुधार? और दूसरी बात जो है, जो बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो है वो चुनाव के समय दूसरा होता है और बाद में दूसरा होता है। जो म्यांमार में ऑपरेशन हुआ वो आप लोगों के सामने नहीं है। वो जो ये बयानबाजी है, सारे पड़ोसी देशों म्यांमार रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के रिश्तों की बात कर रहे हैं। समीर जी मैं बता देता हूँ, नहीं, लेकिन म्यांमार से जो संदेश पाकिस्तान को और चाहे हमारे सारे पड़ोसी देशों को गया है वो आपको दिखाई नहीं देता। ये जो एनएसए स्तर की वार्ता करने की बात और लिमिटेड एजेंडा पे बात करने की वार्ता करने की बात, ये जो बात करने पे पाकिस्तान जिस तरह से राजी हुआ और जिस तरह से नवाज शरीफ जी ने अपने स्टेटमेंट दिया है इस वार्ता से पहले, उन सब को देख के ये सब चीजें जो है ये सीधे म्यांमार ऑपरेशन के का ही परिणाम है, ऐसा मैं सोचता हूं। और ठीक उसी के कारण से ये हो रहा है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ब्रिगेडियर मिश्रा जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई सीमा पर हालात अब बदल रहे हैं, इसलिए भारत को बातचीत करना अब जरूरी हो गया है? मैं इसको सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से देखता हूं जी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं। 1947, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जी। हर युद्ध के बाद बातचीत हुई है। 47 के बाद तो एक तरफा सीज फायर हुआ, हम यूनाइटेड नेशंस चले गए। 65 के बाद ताशकंद में बातचीत हुई और मैं 65 वार में शामिल था, 1962 वार में शामिल था, 71 में शामिल था, मैं खुद रहा हूं सीमा पर। और जब हम ताशकंद में गए तो वहां पर जो सबसे बड़ा की पॉइंट और की फीचर जो हम लोगों ने कैप्चर किया था, हाजी पीर पास जी, जो कि पुंछ और उरी को कनेक्ट करता है और पूरी हमारी जितनी सेनाओं को इन्फ्लुएंस करता है पुंछ और उरी में, वो हम लोगों ने दे दिया। 71 में 90,000 प्रिजनर थे, वो भी बातचीत के जरिए गए। ये सीज फायर जो बात कर रहे हैं जिसका उल्लंघन, ये भी बातचीत से हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आर्मी का रोल है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल है, उसको राजनीति से परे रखा जाए। आर्म फोर्सेस को सुदृढ़ बनाया जाए, उनका रिटेलिएशन कॉस्टली कर दिया जाए पाकिस्तान के आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, उनके स्टेट के लिए। और जो हम डिपेंडेंट हैं आज के दिन तक फॉरेन आर्म्स पर, हम डिपेंडेंट अपने ऊपर हों और बातचीत और डिप्लोमेटिक वर्चर्स, इससे हमारा सिक्योरिटी का जो ताल्लुक है उसको अलग रखा जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यह बात तयशुदा है कि पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ नहीं है। वहां पर पाकिस्तान में भारत
अफगानिस्तान और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इस्लामाबाद में नहीं तय होती है, वो रावलपिंडी में तय होती है। और इसी के साथ साथ अभी बीडी मिश्रा जी, इसी आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रोफेसर एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रोफेसर मुनी साहब, ये बात लगातार कही जाती है कि भाई नवाज शरीफ ने तो फैसला कर लिया, लेकिन जो जनरल राहिल शरीफ हैं वो क्या उनके फैसले को मानेंगे? कहीं नवाज शरीफ को सेना के दबाव में फैसला पलटना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये जो एनएसएस के बीच बातचीत हुई है, पाक के जो एनएसए हैं नसीर जंजुआ साहब, ये कहा जाता है कि वो जो सेना प्रमुख है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख शरीफ साहब, उनके बड़े नजदीक हैं। तो क्या इस बार हम माने कि हम सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस बार कुछ ना कुछ होगा, नतीजा निकलेगा? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है जी, वो यही हुआ है कि वो एनएसए को बदल दिया गया। हाँ, और वो एनएसए लाए गए हैं जो फौज के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिनका तालमेल अच्छा है, तालमेल अच्छा है। और ये मानना चाहिए कि वो जो बात कहेंगे या मानेंगे वो फौज की सहमति से कहेंगे और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक परिवर्तन तो सिर्फ यही हुआ वहाँ पर। हाँ। लेकिन जो मेरी उलझन है वो एक दो उलझने हैं। पहली सबसे बड़ी उलझन तो ये है कि अगर हमें इस तरह से बात करनी थी तो हमने बात तोड़ी थी। हाँ। क्योंकि हमने दो लाइनों पे बात तोड़ी। एक बहुत वाजिब सवाल। एक हमने ये हुर्रियत के नाम पे बात तोड़ी और एक कश्मीर नहीं उठेगा जब तक हम टेररिज्म का मसला साफ नहीं कर लेते। अब हुर्रियत के लिए क्यों बात तोड़ेंगे? क्योंकि हुर्रियत तो कश्मीर में है। क्या हमारी सरकार इस काबिल नहीं है कि वो हुर्रियत वाले लोगों को पाकिस्तान एम्बेसी तक आने ही ना दे? हमने कोशिश किया ये, तो वो बात पहले क्यों नहीं कर सकते थे हम? और दूसरा, जब हमने कहा कि हम कश्मीर को नहीं आने देंगे, पहले टेररिज्म पे बात कीजिए, तो जो बैंकॉक में बात हुई है उसके जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र है। इसका मतलब हमने कश्मीर पे बात की। तो ऐसी ही बात छोटी मोटी चाहे हो जी, हम पहले भी कर सकते थे। तो क्यों हमने इस माने में जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं वो बात ठीक लगती है कि आप सिलसिले को तोड़ा क्यों? जैसा शुरू हो रहा था, आपने शुरू किया, सार्क के वक्त में नवाज शरीफ को बुलाया गया, उनसे बातचीत हुई, तय हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी की डेट्स हो गई, इस डेट्स पे बात होगी, और उसके बाद में वो बात आगे नहीं हुई। हाँ। उफा में तय हुआ, फिर गड़बड़ कर दिया ये दोनों लाइन लगाकर। तो ये बात एक तो समझ में नहीं आती है। पाकिस्तान में दो परिवर्तन और हुए हैं, बहुत छोटी बात जी। एक तो नवाज शरीफ का बयान अगर आपने नोट किया हो, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम बिना किसी शर्त के बात करने को तैयार हैं। बिल्कुल। और दूसरा परिवर्तन, सुषमा जी को न्योता दिया गया एशिया हार्ट ऑफ एशिया की मीटिंग के लिए। आज तक हमेशा पाकिस्तान हमारी मुखालफत कर रहा है कि हमें अफगानिस्तान में कोई भूमिका नहीं है। वो कहीं पर भी मौका लगे उसका विरोध करता है। हाँ। और अब उन्होंने सुषमा जी को न्योता दिया, तो शायद ये एक परिवर्तन का संकेत देखा जा। शेखावत जी, लेकिन घूम फिर के वही सवाल, एक मिनट त्यागी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शेखावत जी, घूम फिर के वही सवाल आ रहा है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक में ऐसा क्या बदला कि आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? बातचीत के लिए आप न सिर्फ तैयार हुए बल्कि आप जम्मू कश्मीर पर भी बातचीत करने के लिए राजी हो गए। के सामने आए हैं दोनों उत्तर आपके सामने आए जी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट, हाँ, उसका बदलना कि हम बिना किसी भी शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिना शर्त के बात करने के लिए तैयार हैं। हमेशा ही पहले शर्त होती थी कि हम पहले हुर्रियत से बात करेंगे या कश्मीर। लेकिन अब तो आप जम्मू कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए ना, तो नवाज शरीफ साहब क्यों मना? देखिए, एक बार भी वो इस बात के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट देना, हाँ, उनका ये स्टेटमेंट देना कि हम बिना किसी भी शर्त के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हाँ, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है। और जिस तरह से ये बातचीत शुरू हुई है जी, उन्होंने पहल दिखाई है कि हम बिना शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम बात करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि बिना शर्त बातचीत के लिए हम तैयार हैं, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा, लेकिन त्यागी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा सुषमा जी को बुलाना, निमंत्रण देना, इन निमंत्रण के बाद में बातचीत के लिए इंकार करना हम लोगों के लिए बनता नहीं है। ठीक है, उन्होंने बातचीत के लिए कि बिना शर्त, जो हमारी पहली शर्त थी उस बात को उन्होंने माना है, बिना शर्त पे बातचीत हम करेंगे। उसके बाद में इश्यू क्या होंगे, ये बात की बातचीत तो करनी पड़ेगी अगर मसलों को निपटाना है तो। हाँ, बोलिए। मैं पेशेंटली सुना अपने मित्र को, भारतीय जनता पार्टी के साथी जी। मेरा एक सवाल है कि 2014 को
जब चुनाव प्रचार था, जब आपने क्या भाषण दिए थे, सुषमा स्वराज जी के क्या भाषण थे और साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या भाषण थे, नंबर 1। फिर उसके बाद आप उन भाषणों में तरमीम करके बातचीत के रास्ता अख्तियार कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। क्या आपको पाकिस्तान की नीति पता नहीं है, नीयत पता नहीं है? ऊफा स्टेटमेंट के बाद ही इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिमा मंडित करने का काम किया, पाकिस्तान से बात हो गई साहब, बात हो गई, लेकिन वहां फिर बैक ट्रैक हुआ, बूमरैंग किया वो भी है। अब आपने कश्मीर भी उसमें इंक्लूड कर लिया है, तो आप तो कायदे में सरेंडर कर रहे हैं। जब आपका स्टैंड ये था कि हम कश्मीर पे कोई बात ही नहीं करेंगे, तो आपने कश्मीर इंक्लूड क्यों कर लिया? दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि म्यांमार तक घुस करके हमने मारा, इसलिए पाकिस्तान डर गया हमसे। जी जी, इस तरह के बयान ही विदेश नीति में बड़े मारक सिद्ध होते हैं। इन बयानों को नहीं देना चाहिए। मैं अपने मित्र को याद दिला दूं, शायद उनको याद नहीं आ रहा है, 2008 और 9 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, म्यांमार गवर्नमेंट से हम लोगों ने समझौता किया था कि 16 किलोमीटर तक आतंकवादियों को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। उसका जिक्र नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी जो करके गई है। बांग्लादेश से जो हम समझौता कर रहे थे वही समझौता कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के समझौते का विरोध कर रहे थे। अरे मणिशंकर की बात भी कर दो, मणिशंकर अय्यर जी की बात भी कर दो, राजीव जी उनकी भी बात करो। मणिशंकर अय्यर क्या करके आए थे पाकिस्तान में? जवाब दे। मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में करके आए थे, उससे बायलैटरल रिलेशन ठीक हो रहे थे क्या? मैं मुझे मणिशंकर अय्यर की बात कर रहा हूँ, वही बता दो। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके और भारत के लिए जो बात करके आए थे, भारत के प्रधानमंत्री के लिए करके आए थे, उससे भारत पाकिस्तान की विदेश खुर्शीद आलम की बात कर रहे हैं, वो भी क्या कह के आए? क्या बात करते हैं आप? क्या बात कर दी आपने? मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान की सहायता मांगते हैं और वहां पर खुर्शीद आलम जाकर सहायता मांगते हैं, और आप बात कर रहे हैं बयानों। आप लोग बात क्या कर रहे थे? तब आप लोग हमारा विरोध करने का काम कर रहे थे। मैं पूछता हूँ, दोगली नीति भारतीय जनता पार्टी की है। मेरा कहना समीर साहब, मेरा प्रस्ताव है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विश्व तो मैं मानता नहीं इसमें कहीं भी कोई उनका योगदान है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों से प्रस्ताव है जी। मैं ये कहता हूँ आपसे, आज मेरे मित्र आप सांसद हैं, पाकिस्तान को लेकर के एक राष्ट्रीय नीति का फॉर्मुलेशन होना चाहिए, और उसको करने के लिए अगर आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी पड़े तो आप बुलाइए। क्या प्रधानमंत्री महोदय इस मीटिंग के बाद, एनएससी की मीटिंग पर, संसद का सत्र चल रहा है, क्या उस पर कोई बयान देंगे? प्रधानमंत्री महोदय ट्वीट तो बहुत करते हैं, लेकिन त्यागी जी ये जरूर पार्टी की तरफ से कहा गया है, निश्चित रूप से समय आने पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वराज की मुलाकात है, निश्चित रूप से समीर हो चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। ब्रेक के बाद तुरंत होते हैं हाजिर।